Hello students, welcome to you Government Commerce College Financial Management and topic वित्तीय प्रबंध एक परिचय। सब टॉपिक स्कोप और फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट वित्तीय प्रबंध का क्षेत्र अथवा कार्य। एक व्यावसायिक उपक्रम में वित्तीय प्रबंध के कुछ महत्वपूर्ण दायित्व होते हैं जिनका निष्पादन विभिन्न कार्यों को संपन्न करके किया जाता है, जिन्हें वित्त कार्यों के रूप में जाना जाता है। इन्हें वित्त कार्य का क्षेत्र अथवा वित्त कार्य की विषय सामग्री, स्कोप और कंटेंट ऑफ फाइनेंशियल फंक्शन भी कहा जाता है। वित्तीय विशेषज्ञों में वित्तीय प्रबंध के इन कार्यों तथा उनके नामों के बारे में एकता नहीं है। विभिन्न विशेषज्ञ वित्तीय प्रबंध के भिन्न भिन्न कार्य बतलाते हैं तथा एक ही कार्य को विभिन्न नामों से पुकारते भी हैं। इनमें से कुछ कार्य निर्णय संबंधी हैं जो सामरिक महत्व के हैं, कुछ कार्य नैतिक प्रकृति के हैं जो निर्णयों को कार्य के रूप में गिनते हैं, तथा कुछ अनावर्ती व्यावसायिक क्रियाओं से संबंधित हैं। अतः आपकी सुविधा के लिए वित्तीय प्रबंध के इन कार्यों को कुछ ही टॉपिकों में इस प्रकार बताया जाता है, जैसे प्राथमिक व प्रशासनिक कार्य, सहायक कार्य और तीसरा है नैतिक कार्य में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो सबसे पहले अपने पास में जो टॉपिक आता है वो ये है कि प्राथमिक अथवा प्रशासनिक वित्त के कार्य, प्राइमरी और एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल फंक्शंस। प्राथमिक अथवा प्रशासकीय वित्तीय कार्यों से आशय वित्त संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से है। इन निर्णयों के लिए युक्तियुक्त नियोजन की आवश्यकता होती है, इसलिए इन निर्णयों को लेने के लिए वित्तीय प्रबंधक में उच्च स्तरीय ज्ञान, चतुरता, अनुभव, एक्सपीरियंस की आवश्यकता होती है। उपक्रम की अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रिसीव ऑफ फंड्स, कोषों की प्राप्ति, उचित आवंटन, प्रभावपूर्ण उपयोग तथा लाभ एवं संपदा का अधिकीकरण वित्तीय प्रबंध का मुख्य उद्देश्य होता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ टॉपिक बनते हैं, तो उनमें है नंबर 1 वित्तीय नियोजन, फाइनेंशियल प्लानिंग। यह मूलतः निर्णय का कार्य है, अतः एक वित्तीय प्रबंधक का सर्वप्रथम कार्य उपक्रम के लिए, चाहे वह नया हो अथवा पुराना, एक सुदृढ़ वित्तीय योजना तैयार करना होता है। वेस्टन एंड ब्राइम ने इस बारे में एक परिभाषा दी है जिसके अनुसार नियोजन का आशय व्यवसाय के लक्ष्यों अथवा उद्देश्यों के निर्धारण अथवा उपलब्ध विभिन्न विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प का चयन करने तथा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नीतियों एवं कार्यक्रमों के निर्धारण से होता है। उपक्रम के संगठन एवं संचालन में वित्तीय योजना की आवश्यकता होती है। वित्तीय नियोजन कार्य 3 प्रकार से किए जा सकते हैं, जैसे वित्तीय उद्देश्यों, दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन दोनों का निर्धारण करना, वित्तीय नीतियों का निर्धारण जैसे पूंजीकरण, पूंजी संरचना, वित्त के स्रोत, कोषों का विनियोग, लाभांश आदि, और तीसरा था इसमें कोषों एवं अकुशलता को दूर करने के लिए पुनः नियोजन करना। तो ये अपने हैं वित्तीय नियोजन संबंधी कार्य। इसके अंदर अगला टॉपिक है वित्तीय नियंत्रण, फाइनेंशियल कंट्रोल। वित्तीय योजना के अंतर्गत निर्धारित उद्देश्यों, नीतियों एवं कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए वित्तीय नियंत्रण आवश्यक होता है। यह वित्तीय प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्य होता है। इसके अंतर्गत पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अधीनस्थ कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश एवं नेतृत्व देना, योजना के अनुसार वित्तीय प्रगति का समय समय पर मूल्यांकन करना तथा विचलन की दशा में आवश्यक सुधार करना आदि शामिल है। प्रबंध इस कार्य के लिए बजटरी नियंत्रण पद्धति का प्रयोग करता है। उचित नियंत्रण के लिए वित्तीय प्रबंधक एक प्रतिवेदन पद्धति, रिपोर्टिंग सिस्टम की
स्थापना कर सकता है। वेस्टन एंड ब्राइम ने भी इसके लिए कुछ बताया, पद्धति में बताया है कि सूचना की प्राप्ति, नंबर 2 है सूचना का आलेखन, तीसरा है सूचना संग्रहण, चौथा सूचना का प्रक्रियांकन, पांचवा है सूचना विश्लेषण और छठा है सूचना का उपयोग सम्मिलित करना। इसमें नंबर 3 का टॉपिक है कोषों की प्राप्ति, एक्विजिशन ऑफ फंड, आवश्यक कोषों की व्यवस्था करना वित्तीय प्रबंधक का मुख्य कार्य है। इसके लिए सर्वप्रथम आवश्यक पूंजी मात्रा का निर्धारण संस्था की संपत्तियों, स्थायी एवं चालू मूर्त सभी में संपत्तियों में विनियोजित की जाने वाली राशि का अनुमान लगाकर किया जाता है। इसके पश्चात इस पूंजी मात्रा को विभिन्न स्रोतों जैसे समतांश, अधिमान अंश, ऋण आदि से प्राप्त करने की व्यवस्था की जाती है। कोषों की व्यवस्था किस स्रोत से की जाए, इसका निर्णय पूंजी की लागत की प्रकृति जैसे स्थायी या परिवर्तनशील तथा कोषों की अवधि को ध्यान में रखकर किया जाता है। कोषों की व्यवस्था न केवल प्रारंभिक वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाती है, बल्कि भविष्य में उपक्रम के विस्तार, विकास, एकीकरण योजनाओं के लिए भी किया जाता है। इसी में टॉपिक नंबर 4 है कोषों का आवंटन। प्राप्त कोषों का विभिन्न संपत्तियों में आवंटन करना वित्तीय प्रबंधन का कार्य है। ये संपत्तियां 2 प्रकार की होती हैं, स्थायी संपत्तियां एवं चालू संपत्तियां। स्थायी संपत्तियां दीर्घकालीन संपत्तियां होती हैं, जिनमें दीर्घकालीन संपत्तियों में धन लगाने या न लगाने के बारे में निर्णय इन संपत्तियों की लागतों एवं उनमें से उदय होने वाले लाभों या प्रत्याय के आधार पर किए जाते हैं। इन्हें पूंजी बजट निर्णय भी कहते हैं। चालू अथवा अल्पकालीन संपत्तियों में विनियोग संबंधी निर्णय लाभदायक एवं तरलता को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। चालू संपत्तियों में आवश्यकता से कम विनियोग लाभदायकता की सीमा में तो वृद्धि कर देगा, किंतु समय पर चालू दायित्वों का भुगतान न कर पाने से दिवालियेपन की जोखिम एवं तरलता स्थिति को आमंत्रित करता है। दूसरी ओर चालू संपत्तियों में आवश्यकता से अधिक कोषों के विनियोग से तरलता एवं जोखिमों की स्थितियों में सुधार होगा, किंतु साथ ही लाभदायकता की मात्रा में कमी हो जाएगी। अतः चालू संपत्तियों में कोषों का विनियोग करते समय वित्तीय प्रबंधक को यह देखना होता है कि लाभदायकता, तरलता, जोखिम में संतुलन बना रहता है या नहीं बना रहता है। और इसी का ही टॉपिक नंबर 5 है, इसमें आय वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इसमें यह तय किया जाता है कि शुद्ध लाभों का कितना भाग नकद लाभांश के रूप में लाभ अंशधारियों को वितरित किया जाए, कितना भाग प्रतिहत अर्जनों के रूप में रखा जाए तथा कितना भाग कर्मचारियों को बोनस एवं लाभ भागिता के रूप में वितरित किया जाए। आय वितरण का निर्णय इसका अंशधारियों की संपदा पर पड़ने वाले प्रभावों के आधार पर किया जाना चाहिए। इसके सहायक कार्य भी हैं सब्सिडरी फंक्शंस, जिसमें आता है तरलता कार्य, लिक्विडिटी फंक्शंस, उपक्रम के लिए अपने दायित्वों का समय पर भुगतान करने तथा दैनिक कार्यों के सफल निष्पादन हेतु पर्याप्त तरलता बनाए रखना आवश्यक होता है। इसके लिए रोकड़ प्रवाहों का मूल्यांकन, पूर्वानुमान, कोषों का संग्रहण, कोषों को रोकड़ अंतर्वाहों का प्रबंधन किया जाता है। वित्तीय प्रबंधक को उपक्रम की तरलता बनाए रखने के लिए रोकड़ अंतर्वाह है, कैश इनफ्लो तथा रोकड़ बहिर्वाह कैश आउटफ्लो में समन्वय स्थापित करना होता है। इसके लिए वह रोकड़ बजट तथा रोकड़ पूर्वानुमान विधियों का उपयोग भी कर लेता है। दूसरा है लाभदायकता संबंधी कार्य, प्रॉफिटेबिलिटी फंक्शंस। अंशधारियों में अधिकतम लाभांश वितरित करने तथा संस्था की संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि करने के उद्देश्य से वित्तीय प्रबंधक उपक्रम के लाभों को अधिकतम करने का कार्य करता है। वर्तमान प्रतिस्पर्धात्मक युग में संस्था के दायित्व अस्तित्व को बनाए रखने के लिए लाभदायकता को बनाए रखना अति आवश्यक होता है। इसके लिए वह लाभ नियोजन, वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य निर्धारण, पूंजी लागत की गणना तथा लागत नियंत्रण जैसी तकनीकों का प्रयोग करता है। वित्तीय निष्पादन का मूल्यांकन करना, इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, जिस वित्तीय प्रबंधक का यह दायित्व होता है कि वह उपक्रम की वित्तीय निष्पादन का विश्लेषण करके इसके परिणामों के बारे में संचालक मंडल को अवगत करावे। इससे त्रुटियों को प्रकाश में लाया जा सकेगा तथा भावी नीतियों और योजनाओं में
परिवर्तन संभव हो सकेगा। वित्तीय मूल्यांकन में गत वर्ष की प्रगति की तुलना में चालू वर्ष की कार्य निष्पादन का समीक्षात्मक विश्लेषण किया जाता है। इसके लिए अंतर वर्ष तुलना एवं अंतर फर्म तुलना विधियों का प्रयोग किया जाता है। वित्तीय विश्लेषण के लिए वित्तीय प्रबंधक द्वारा अनुपात विश्लेषण, प्रवृत्ति विश्लेषण, कोष प्रभाव विश्लेषण, रोकड़ प्रभाव विश्लेषण, लागत लाभ मात्रा अनुपात, विचरण विश्लेषण आदि अनेक आधुनिक विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। इसी का टॉपिक नंबर 4 था अन्य विभागों से समन्वय बनाए रखना, कोऑर्डिनेशन विद अदर डिपार्टमेंट्स। तो किसी भी उपक्रम की सफलता को विभिन्न विभागों की क्रियाओं में समन्वय पर निर्भर करती है। वित्त कार्य व्यवसाय के प्रत्येक कार्य को प्रभावित करता है, अतः वित्त विभाग तथा अन्य विभागों की योजनाओं एवं क्रियाओं में अच्छा समन्वय होना चाहिए। वित्तीय प्रबंधक का यह कर्तव्य है कि वह उपक्रम के लिए विभिन्न निर्णयों में इस प्रकार समन्वय स्थापित कर सके ताकि उनमें एकरूपता आ सके एवं संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक हो सके। नैतिक या दैनिक वित्त कार्य, इंसिडेंशियल और रोटेशन फाइनेंशियल फंक्शन। तो नैतिक और जो दैनिक वर्ग के जो कार्य हैं, इसके अंदर क्या आता है कि इस वर्ग में के अंतर्गत वित्तीय प्रबंधक के वे कार्य आते हैं जो दैनिक प्रकृति के होते हैं। ये कार्य प्रतिदिन निम्न स्तरीय कर्मचारियों जैसे सहायक लेखापाल, रोकड़िया या लिपिक आदि द्वारा संपन्न किए जाते हैं। इनकी सहायता से उच्च अधिकारियों को वित्तीय निर्णय लेने में सरलता होती है, सहायता मिलती है। ये कार्य अन्य निर्णय कार्यों, डिसीजन मेकिंग फंक्शन के पूरक होते हैं। ऐसे कार्यों के अंतर्गत कुछ और कार्य जो है, इसमें नंबर 1 है प्रत्येक व्यवहार का लेखा रखना। इसमें एक व्यक्ति ऐसा होता है जो भी व्यवहार होता है उसका अपने रजिस्टर में लेखा रखता है, लेखांकन करता है। दूसरा, विभिन्न वित्तीय प्रपत्र तैयार करना, इसके साथ संबंधित जो भी वित्तीय प्रपत्र होते हैं उनको तैयार करना। नकद कोषों की व्यवस्था करना, संस्था में कब, कितने, कहाँ, कैसे और कितनी राशि की आवश्यकता होती है, उसके लिए नकद कोषों की व्यवस्था कैसे की जाती है उसको तैयार करना। नकद को उधार के व्यवहारों का प्रबंधन करना, उधार जिनसे आता है, उधार के व्यवहार होते हैं, जैसे उधार क्रय, उधार विक्रय होते हैं, उनके व्यवहार होते हैं, उनको प्रबंधन कैसे करके और समय पर भुगतान और वसूली कैसे की जाती है उसका ध्यान रखना। प्रतिभूतियाँ एवं महत्वपूर्ण वित्तीय प्रपत्रों को सुरक्षित रखना। प्रतिभूतियाँ और महत्वपूर्ण वित्तीय प्रपत्र ऐसे होते हैं जिनके माध्यम से कोई इन्वेस्टमेंट हमारे पास करता है, कहीं इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, और उससे संबंधित जो गवर्नमेंट पेपर्स होते हैं, जो शेयर डिवेंचर्स होते हैं, उनको एक अच्छी सिक्योरिटी के अंदर सेटअप करके तैयार रखना। पेंशन एवं कल्याण योजनाओं का प्रशासन करना। पेंशन जो होती है और जो सामाजिक कल्याण की सुविधाएं होती है उससे संबंधित जो कार्य होते हैं उनको तैयार करना। आंतरिक अंकेक्षण की व्यवस्था करना। संस्था के अंदर आंतरिक अंकेक्षण कैसे करवाया जाए, कब करवाया जाए, किन से करवाया जाए और किन किन स्थितियों में करवाया जा सकता है, उसके लिए कौन कौन पक्षकार होंगे, हम उनका सहयोग कैसे कर सकते हैं और उनसे हम अच्छा अंकेक्षण कैसे करवाया जा सकता है, इसके बारे में पूर्णतया व्यवस्था की जाती है। नेक्स्ट नंबर इसका है राजकीय नियमों का पालन करना। सरकार के द्वारा जो भी हमारे बिजनेस के लिए गाइडलाइंस जारी की जाती है, उस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो सरकार के नियम होते हैं उन सभी नियमों का हमें पालन करना चाहिए और उसके आधार पर ही हमें अपना उत्पादन और विक्रय करते रहना चाहिए। तथा अंत में इसमें दे रखा है प्रशासकीय वित्तीय कार्यों के संबंध में निर्णय लेने के लिए मुख्य वित्तीय अधिकारी अथवा नियंत्रक ही उत्तरदायी होता है, किंतु नैतिक या दैनिक कार्य निम्न स्तर पर कार्यरत व्यक्तियों द्वारा निष्पादित किए जा सकते हैं। नैतिक कार्य में मुख्य वित्तीय अधिकारी की संबद्धता कुछ कार्यों जैसे प्रक्रिया नियमों का निर्धारण करना, प्रयुक्त प्रपत्रों का चयन, मानकों का निर्धारण आदि तक ही सम्मिलित होता है। इस प्रकार हमारे पास में यह बहुत सारे जो वित्तीय प्रबंधक क्षेत्र के अंदर जो कार्य आते हैं वो एक वित्तीय प्रबंधक कार्य करता है। सबसे अच्छा तो उसका ये होता है कि वित्तीय प्रबंधक वित्त कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, कितना आएगा और कब आएगा, उसको फिर हम अपने बिजनेस में कैसे, कहाँ, कब, कैसे और किस आधार पर विभिन्न संपत्तियों में डिवाइड कर सकते हैं। उधार माल खरीदना है कि नकद माल खरीदना है, संपत्तियाँ उधार खरीदनी है कि नकद खरीदनी है, संपत्तियों में
जो इंस्टॉलमेंट सिस्टम होता है वो हमारे लाभ के आधार पर कितना बना के रखना है, इस्टेब्लिशमेंट कैसे करना है, दैनिक कार्यों का भुगतान यथासंभव तुरंत भुगतान करना है या बाद में करना है या उसको उधार पे रखना है। ऐसे ही क्रय विक्रय जो होते हैं वो सारे उधार पे रखने हैं या नकद पे रखने हैं। इसके लिए हमें पूरा का पूरा वित्तीय प्रबंधक का सहारा लेना होता है। थैंक यू।